अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप सबके? ठीक है। चलिए, आज का हमारा लेक्चर है पैरेलल एल्गोरिदम्स एंड पैरेलल एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी। पैरेलल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जी, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जा सकते हैं। सो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले हम कोई ना कोई एल्गोरिदम बनाते हैं। उस एल्गोरिदम में हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, और ताकि हम अपने एंड रिजल्ट को अचीव कर लें। तो हर एल्गोरिदम को हम कुछ इनपुट्स देते हैं। वो इनपुट्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। उन इनपुट्स को लेके वो उन रूल्स को फॉलो करता है और हमें एज अ रिजल्ट वो आउटपुट दे देता है। तो एक अच्छे एल्गोरिदम में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए कि उसको कौन कौन से इनपुट मिलने हैं, कितने इनपुट मिलने हैं, उन इनपुट्स की टाइप क्या होगी जिस पे उसने काम करना है, जिसको उसने इस्तेमाल करना है। इसके बाद वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई ख़ास स्टेप पे हम पहुंचते हैं तो उधर क्लियरली उसको बताना चाहिए कि इसके बाद तुमने कहाँ पे जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगले स्टेप पे जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों और वो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाए कि इसके बाद मैं दाएं मुड़ूं कि बाएं बाएं मुड़ूं। इसके अलावा कोई भी अच्छा एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि वो किसी खास लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस के लिए लिखा है या जावा के लिए लिखा है। एल्गोरिदम हमेशा जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि उसको कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी इम्प्लीमेंटर अपनी टूल्स को यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर ले। इसके अलावा वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए, और हर एल्गोरिदम में हमें ये भी बता देना चाहिए कि भाई जब ये हमें मिल जाए तो इसका मतलब एल्गोरिदम ख़त्म हो गया, यही हमारा रिजल्ट है जो हम लेना चाह रहे थे। फाइनाइटनेस, फाइनाइट का मतलब होता है महदूद। मतलब वो ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जो एक ख़ास टाइम के लिए चले फिर ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए और हमेशा के लिए चलता रहे जब तक कि बिजली ना चल जाए या लैपटॉप की चार्जिंग। और फिजिबल होना चाहिए एक अच्छे एल्गोरिदम को। फिजिबिलिटी का मतलब काबिले अमल। यही ना हो कि हम ऐसा एल्गोरिदम बना लें जो काबिले अमल ही नहीं है। तो एल्गोरिदम फिजिबल होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक अच्छे एल्गोरिदम के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब एल्गोरिदम दो किस्म के होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल एल्गोरिदम, एक होता है पैरेलल एल्गोरिदम। ये है जी सीक्वेंशियल एल्गोरिदम। सीक्वेंशियल एल्गोरिदम होता है ना, उसकी खास बात ये होती है कि वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है। अगर हमारे पास प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन को उठाएगा। अगर हमारे पास कोड है, कोड की पहली स्टेटमेंट को उठाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती वो दूसरी पे जाएगा ही नहीं। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो चीज़ एक के बाद आ रही है वो पहले वाली चीज़ पकड़ेगा, दूसरी नहीं पकड़ेगा। तो इनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एल्गोरिदम। ये ज़्यादातर यूनी प्रोसेसर मशीन में इस्तेमाल होता है क्योंकि उनके पास एक ही प्रोसेसर होता है। अच्छा, सीक्वेंशियल एल्गोरिदम जैसा कि हमने बात की, प्रोग्राम है, उसने पहला टास्क पकड़ा, मतलब पहली इंस्ट्रक्शन पकड़ी, सीपीयू पे लगाया, रिजल्ट आया। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन पकड़ी, सीपीयू पे लगाया, रिजल्ट आया। वो मेमोरी में जाता है, इंस्ट्रक्शन उठाता है, उसको एलयू में लाता है, फिर वापस रख देता है। जैसे ये सीक्वेंशियल एल्गोरिदम का ये मैकेनिज्म है। उसके बाद आ जाता है जी पैरेलल एल्गोरिदम। ये सीक्वेंशियल से डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? इसमें एक प्रोग्राम को हम सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री। तो अलग अलग जो टास्क होते हैं ना, उन टास्क को फिर ये अलग अलग सीपीयू पे साइमल्टेनियसली रन करता है। हर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट
ये निकालता है, तो उन तमाम रिजल्ट को जमा करके हमें एंड पे ये प्रॉब्लम का रिजल्ट दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा, पैरेलल एल्गोरिदम्स रन टू बी ऑन पैरेलल मशीन्स। जाहिर है जब ये एक प्रॉब्लम को सब टास्क में डिवाइड करेगा, तो जब तक एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे ही नहीं, तो ये हमें चलाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये उन मशीन्स पे चलाया जाता है जो जो कि पैरेलल मशीन्स होती हैं। It can run simultaneously on many different processing devices and then combine together to get the correct result. Parallel algorithms are highly useful in processing huge volume of data. जाहिर सी बात है सीक्वेंशियल की निस्बत ये तेज़ होते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को ये डील कर सकते हैं। ये बेसिकली डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच को फॉलो करता है। डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है जी, प्रॉब्लम को उस वक्त तक डिवाइड किया जाता है जब तक कि उसके मज़ीद टुकड़े नहीं हो सकते। जब वो एटॉमिक लेवल तक प्रॉब्लम को डिवाइड हो कर लेते हैं, फिर तमाम सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साइमल्टेनियसली रन किया जाता है और उनके रिजल्ट्स को आपस में जमा करके ओवरऑल प्रॉब्लम का रिजल्ट निकाला जाता है। इसको कहते हैं कंकर। डिवाइड प्रॉब्लम को सब टास्क में डिवाइड करने को कहते हैं डिवाइड, और उनके रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन करने को कहते हैं कंकर। तो ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करता है जो पैरेलल एल्गोरिथम्स होते हैं। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम डिज़ाइन। एक अच्छा पैरेलल एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए? पहले नंबर पे भी द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ पैरेलल एल्गोरिथम is to decompose the problem into subtasks that can be executed concurrently. अच्छा जी, हमें पहले तो ये फॉलो करना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को सब टास्क में डिवाइड करें और उन टास्क को हम कंकरेंटली साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी कर सकें। और किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। टास्क में बी सेम, डिफरेंट और इवन इनडिटर्मिनेट साइज। ये भी हो सकता है कि जो सब टास्क है उनका साइज सेम हो या वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। एक सब टास्क का साइज बड़ा है, एक सब टास्क का साइज छोटा है। दी decomposition कैन बी illustrated in the form of a directed graph. अच्छा जी, जब ये पैरेलल एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सब टास्क में डिवाइड कर देता है, उसके बाद ये एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है, उसको कहते हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, टू शो दी ओवरऑल प्रोसेस जो इसने फॉलो करना होता है। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ हमें पता चल जाएगा। हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, 4 टास्क में। सब टास्क 1, सब टास्क 2, सब टास्क 3 एंड सब टास्क 4। तो उसने फिर एक ग्राफ बनाया जैसे कि इधर बना हुआ है। ये ग्राफ उसको बताएगा कि इनकी इंटरडिपेंडेंसी क्या है, कौन कौन सा सब टास्क दूसरे सब टास्क पर डिपेंड कर रहा है और कौन सा टास्क इसने पहले पकड़ना है, कौन सा बाद में पकड़ना है, एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि यहाँ पर T1 से जो है ना एक एज वो जा रही है T2 की तरफ। इसका मतलब ये है कि T2 डिपेंड करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ T1 और T2 उस वक्त तक एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होगा जब तक T1 का रिजल्ट आ नहीं जाता, क्योंकि T2 ने T1 का रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि T1 से T2 की तरफ एज जा रही है, इसकी डायरेक्शन T2 की तरफ है। तो इसी तरह ये ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर बनाता है टास्क का, सब टास्क का। तो इसको पता चल जाता है इसने पहले कौन से टास्क पकड़ना है, कौन सा टास्क का रिजल्ट किसी दूसरे सब टास्क में यूज होगा। तो डिवाइड करने के बाद ये ग्राफ बनाया जाता है। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम 8 नंबर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं और हम पैरेलल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, हमारे पास 4 सीपीयूज हैं, तो वो सिंपली दो दो नंबर्स को पकड़ेगा, उनको एक प्रोसेसर में चलाएगा, 2 नंबर को दूसरे, इसी तरह 4 प्रोसेसर में वो टोटल 8 नंबर को पकड़ के ऐड कर लेगा। फिर जो 2 प्रोसेसर का रिजल्ट होगा उसको दोबारा से ऐड करेगा किसी और प्रोसेसर में। इसी तरह वो साइमल्टेनियसली सब टास्क को रन करते हुए अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएगा।
अच्छा, अप्रोचेस टू डेवलप पैरेलल एल्गोरिदम। एक पैरेलल एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज हो सकती हैं? पहली तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंशियल एल्गोरिदम्स है ना, उनको मॉडिफाई करके पैरेलल बना दिया जाए। डिटेक्ट एंड एक्सप्लॉइट द इनहेरेंट पैरेललिज्म अवेलेबल इन द एग्जिस्टिंग सीक्वेंशियल एल्गोरिदम। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम होते हैं उनके अंदर इनहेरेंट कुछ ऐसे खूबियाँ पाई जाती हैं कि हम उनको पैरेलल में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली इन्वेंट अ न्यू पैरेलल एल्गोरिदम, या हम सिरे से कोई नया एल्गोरिदम इन्वेंट कर लें जो पैरेलली टास्क को रन कर सकता है। इसके अलावा अडॉप्ट एन एग्जिस्टिंग पैरेलल एल्गोरिदम दैट सोल्व्स अ सिमिलर प्रॉब्लम। अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हो सकता है कि पहले से ही कोई ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन होके हमारे पास पड़ा हो जो उस सिमिलर प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो उसको थोड़ा सा तब्दील करके अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के काबिल हो सकते हैं। अच्छा जी, पैरेलल एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि उसका रनिंग टाइम क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कितना टाइम लगता है उसको रन होने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कितनी जगह घेरता है वो एल्गोरिदम रैम के अंदर। तो a parallel algorithm is analyzed mainly in terms of its time complexity, processor complexity and work complexity. complexity हम यूज क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए 4 एल्गोरिदम्स हैं, वो चारों के चारों पैरेलल एल्गोरिदम्स हैं, उनको आपस में कंपेयर तो करना है ना। तो कंपेयर करने के लिए हम देखेंगे किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी हम हमेशा उसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे हमारा टाइम बचेगा, वो स्पेस कम लेगा रैम के अंदर, हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो हम देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम टी एन से वो करते हैं, जाहिर करते हैं। इट इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। इट इट टेल्स दैट अस हाउ मैनी टाइम स्टेप्स आर नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आता है प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी। इसको हम जाहिर करते हैं पी ऑफ एन से। इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हाउ मेनी प्रोसेसर आर यूज्ड। फिर तीसरे नंबर पे आया था वर्क कम्प्लेक्सिटी। वर्क कम्प्लेक्सिटी बनता है जी जब उसी एल्गोरिदम की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज्ड। मतलब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाती है टू रन द एल्गोरिदम। तो ये हमारे पास 3 मेजर हैं कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, जो कि आमतौर पर पैरेलल एल्गोरिदम में इस्तेमाल होते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है जी? अगर हम सीरियल एल्गोरिदम की बात करें तो उस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है total execution time is calculated from the moment when the algorithm starts execution to the moment it stops। कि वो कौन सा लम्हा है जब वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, और वो कौन सा लम्हा है जब वो एग्जीक्यूट उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो सीरियल एल्गोरिदम्स के केस में जब वो स्टार्ट होगा हमने वो टाइम नोट करना है, और जब वो एंड होगा हमने वो टाइम नोट करना है। तो जितना टोटल टाइम लगेगा वो सीरियल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। अगर पैरेलल एल्गोरिदम की बात करें तो पैरेलल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है निकालना। डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि तमाम की तमाम सब प्रॉब्लम्स का साइज सेम हो और तमाम की तमाम सब प्रॉब्लम्स फिर टाइम भी सेम लगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। बल्कि पैरेलल एल्गोरिदम में जो हम सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं प्रॉब्लम को डिवाइड करके, उनका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, और हर प्रॉब्लम पे जो इतना टाइम लगता है सॉल्व करने का वो भी डिफरेंट हो सकता है। देन हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल कंप्यूटर्स इफ ऑल द प्रोसेसर्स डोंट स्टार्ट और एंड एग्जीक्यूशन at the same time, then the total execution of the algorithm is the moment when the first processor started its execution to the moment when the last processor stops the execution। ठीक है। पैरेलल एल्गोरिथम्स का टाइम ऐसे निकलता है, हमने नोट कर लेना है कि जो पहला
प्रोसेसर है ना, उसने किसी सब टास्क को एग्जीक्यूट करना कब शुरू किया, और जो आखिरी प्रोसेसर है ना, उसने अपनी एग्जीक्यूशन कब स्टॉप की। मींस के जब सारे के सारे प्रोसेसर्स फारग हो जाएंगे ना, विले हो जाएंगे, तब हमने देखना है कि उसका उस वक्त क्या टाइम था। सीरियल के केस में हमने जस्ट देखना था कि वो शुरू कब हुआ, एंड कब हुआ, लेकिन यहाँ हमने सारे प्रोसेसर्स को देखना है कि पहला प्रोसेसर कब एग्जीक्यूशन करना शुरू हुआ, और आखिरी प्रोसेसर जिसमें आखिरी टाइम पे एग्जीक्यूशन हो रही थी, वो कब एग्जीक्यूशन करना खत्म हुआ। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिथम। स्पीड अप एक मेजर है जो कि मापता है, मेजर करता है एक पैरेलल एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को। वो स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द फास्टेस्ट नॉन सीक्वेंशियल एल्गोरिथम फॉर अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। मतलब कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको एक सीरियल एल्गोरिदम पे चलाएं तो बुरे से बुरा कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट केस टाइम डिवाइडेड बाय वर्स्ट केस टाइम ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम। उसी प्रॉब्लम को किसी पैरेलल एल्गोरिदम पे चलाने का वर्स्ट केस टाइम कितना लगेगा। तो वर्स्ट केस टाइम से क्या मुराद है? आपने पढ़ा होगा कि जो जैसे कि एल्गोरिदम में, सर्चिंग एल्गोरिदम में, लीनियर सर्च में, अगर हमारा एलिमेंट किसी अरे के एंड पे पड़ा है तो हमें वर्स्ट केस टाइम लगेगा, क्योंकि हमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। वर्स्ट केस टाइम का होता है बुरे से बुरा कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड अप का फार्मूला है सीक्वेंशियल एल्गोरिदम जो कि उस प्रॉब्लम पे चलने का वर्स्ट केस टाइम है, डिवाइडेड बाय पैरेलल एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम पे चलने का वर्स्ट केस टाइम। अच्छा जी, हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर ली, स्पीड अप की बात कर ली, अब प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है हाउ मेनी प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, प्रोसेसर फ्री तो आते नहीं, उनको खरीदने की कॉस्ट भी लगती है, कॉस्ट टू बाय द प्रोसेसर। Larger the number of processors used by an algorithm to solve a problem, more costly becomes the obtained result. अगर ज़्यादा प्रोसेसर लगेंगे, हमें ज़्यादा प्रोसेसर खरीदने पड़ेंगे, तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। अब जी वर्क कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला था जी टाइम कम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमने 8 नंबर्स है, उनको आपस में ऐड करना है। नंबर्स को हमने एक एक्स की अरे है, उसके अंदर एक्स की अरे इनिशियलाइज की, उसके अंदर हमने 8 नंबर रख दिए। तो हमने एक लूप लगाया, ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 से लेकर एन तक। एन की वैल्यू हमने रख दी 8, क्योंकि हमारे पास 8 नंबर है। तो ये लूप कितने बार चलेगा? ये लूप चलेगा एन टाइम्स। फॉलो विल रन एन टाइम्स, मतलब 8 दफा ये चलेगा, ताकि ये पहले 2 एलिमेंट को पकड़े, उनके रिजल्ट को जमा करे नेक्स्ट एलिमेंट पे, फिर इसके तमाम के रिजल्ट को जमा करे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो इसको तमाम के तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए 8 लूप्स दरकार होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। एन यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जिस टाइम में ये लूप रन होगा, तो ये 8 दफा रन होगा, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 8। ये है सीक्वेंशियल एल्गोरिदम, मतलब कि वो जाता है, लूप को चलाता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो उसको कितनी बार चलने का टाइम लगेगा? उसको लगेगा बिग ऑफ एन। एन यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसी सेम प्रोग्राम को किसी पैरेलल एल्गोरिदम के अंडर रन किया जाए, तो पैरेलल का काम ही ये है कि टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देना। तो वो फोर लूप के 2 टुकड़े कर देगा। पहला लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक, और दूसरा लूप चलेगा 5 से लेकर 8 तक। अब पहला लूप चल रहा है 1 से, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, तो पहला लूप चल रहा है 4 टाइम्स, दूसरा लूप चल रहा है 5 to 8 4 टाइम्स। ये अलग-अलग सीपीयू पे चलेगा। टाइम तो उसमें, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो टाइम तो उस पे सेम ही लगेगा। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4, क्योंकि लूप हमारा चल रहा है 4 टाइम,
और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ऑफ log n। log का मतलब होता है डिवाइड करना, और जो एल्गोरिथम्स की टर्म्स में हम log यूज करते हैं log बेस 2, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी इसकी कम्प्लेक्सिटी। पहले इसकी कम्प्लेक्सिटी थी 4, पहले इसकी कम्प्लेक्सिटी थी 8 जब सीक्वेंशियल एल्गोरिथम था। जब हमने पैरेलल एल्गोरिथम यूज किया तो इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी 4, क्योंकि लूप अब 4 टाइम चल रहा है, 2 लूप है, लूप के 2 टुकड़े के 2 सीपीयू पे चल रहे हैं, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी हाफ, उसको हम डिवाइड करेंगे log n से। तो हमने देख लिया कि सीरियल एल्गोरिथम को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटी है n, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसकी कम्प्लेक्सिटी है log n, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय बेस 2 है तो 2 हो जाएगा, इसको आधा टाइम लग रहा है। तो इस तरह हमने दो एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर भी कर लिया, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल ली, और अगर हम इसकी टोटल कास्ट निकालना चाहेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी है n, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है। टाइम कम्प्लेक्सिटी सॉरी, हाँ, पैरेलल एल्गोरिथम्स की टोटल कास्ट अगर निकालनी है तो क्या होगी, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए log n, यहाँ पे इसकी ये log n कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट कर दी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर जितने यूज हो रहे हैं, n नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज होंगे, 1 2 3 4 जितने भी है, तो टोटल इसकी कास्ट हो जाएगी n log n। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी कि हम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं और टोटल कास्ट टू रन एन एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज जस्ट पढ़ा कि पैरेलल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मेजरमेंट होती हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी और प्रोसेसर कम्प्लेक्सिटी। हमने एग्जांपल देखी, और टोटल कास्ट कैसे निकालते हैं एल्गोरिथम्स की। चलें, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी का कोई सवाल नहीं? फिर लेक्चर कंक्लूड करें हम अपना। ओके सर। अच्छा, चलें, ठीक है। चलें फिर, कल फिर इंशाल्लाह ताला होती है मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। वापिस सर।